राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हम पेपर 2 की यूनिट 6 में कार्य मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसकी लास्ट क्लास में हमने इसकी गैर संख्यात्मक विधियों के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्यात्मक विधियाँ यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, तो देखिए जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, इसका सबसे पहला मेथड होता है अंक तुलना विधि यानी कि पॉइंट रेटिंग मेथड। तो देखिए जो ये अंक तुलना विधि होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे जितनी भी जॉब्स होती हैं उसको हम उनके फैक्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, उनके घटकों के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि कितना इनका उत्तरदायित्व है, कितना ये कार्य कर रहे हैं, कैसी अवस्था में ये कार्य कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। और उसमें भी हम लेवल वाइज डिवाइड कर देते हैं कि जो उसका लेवल है, जो जॉब उस जॉब के लिए आ रहा है जो पर्सन, उसका कितना लेवल है, उसके पास कितनी, मान लीजिए एजुकेशन ले लें तो उसके पास कितनी एजुकेशन है, क्या उसके पास कम है, क्या ज़्यादा है, उस हिसाब से भी हम इनको डिवाइड कर देते हैं और उनके आधार पे हम अंक देते हैं। तो उसके आधार पर ही हम किसी जॉब को पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए कुछ अंक निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी जॉब्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसके लिए अंक निर्धारित कर देते हैं। यह अंक चातुर्य, प्रयास, उत्तरदायित्व तथा कार्य की दशाओं के आधार पर दिए जाते हैं। प्रत्येक स्तर पर अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो हर जितने भी घटक होते हैं सभी कार्य दशाओं पर जो है हम अंक निर्धारित कर देते हैं। प्रत्येक कार्य का अंक निर्धारित करने के लिए प्रत्येक कार्य का वर्गीकरण तथा प्रत्येक कार्य को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अंक किस हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं कि जितने भी हमारी जॉब्स हैं उनको हम पहले वर्गीकरण करते हैं कि हमें उस जॉब के अंदर कौन कौन से घटक की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कोई जॉब है, मान लीजिए उसके अंदर हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, ठीक है, और बाकी जो स्किल्स होती है वो भी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस भी हम कैसी हैं जो उस कंडीशन के अंदर काम करेगा, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उस कार्य को परिभाषित करेंगे कि इसके लिए हमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम इनको परिभाषित कर देते हैं। उसके बाद प्रत्येक कार्य को तुलनात्मक ढंग से देखा जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या देखा जाता है, प्रत्येक कार्य की तुलना की जाती है कि इसके अंदर हमें ये चीज़ ज़्यादा चाहिए और इस जॉब के अंदर हमें ये चीज़ ज़्यादा चाहिए, उनके अंदर तुलना की जाती है। उसके हिसाब से ही जो है हम किसी भी जॉब को पे करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर फैक्टर्स को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखिए स्किल की वो भी हम सब पॉइंट्स में डिवाइड किए। यहाँ पर स्किल में एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इनिशिएटिव एंड इंजेन्युटी। ठीक है, उसके बाद एफर्ट्स को जो डिवाइड किया वो है फिजिकल डिमांड, मेंटल और विजुअल डिमांड। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्विपमेंट और प्रोसेस, मटेरियल और प्रोडक्ट, सेफ्टी ऑफ अदर्स, वर्क ऑफ अदर जॉब कंडीशंस। ठीक है, उसके जॉब कंडीशंस के अंदर वर्किंग कंडीशंस एंड अनअवॉइडेबल हैजर्ड्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद इन्हें डिग्री वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन जॉब के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसके पास एजुकेशन कितनी है, सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन कितनी है। अगर उसके पास बहुत कम एजुकेशन है तो हम उसको फर्स्ट डिग्री में रखेंगे। ठीक है, उसको सिर्फ 15 पॉइंट्स देंगे। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, यानी कि अगर वो किसी जॉब के लिए आ रहा है, वो बिल्कुल फुलफिल है, उसकी सारी एजुकेशन से उसको मतलब टॉप लेवल पे है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम 5th डिग्री में रखेंगे और उसको 75 पॉइंट्स देंगे। ठीक है, इसी तरीके से एफर्ट्स में भी कोई फिजिकल डिमांड वाला है, अगर उसके पास कम है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको 20 मार्क्स देंगे, अगर और थोड़ी ज़्यादा है तो 30 देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम डिग्री वाइज उनको डिवाइड कर देते हैं। हर चीज़ में जितने भी घटक होते हैं उनको हम देखते हैं उसके पास कितनी है वो चीज़। अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत कम है तो उसको हम 5 मार्क्स देंगे, और वहीं अगर उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर तो हम उसको 25 मार्क्स देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उस जॉब के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए उन सब चीज़ों को हम डिवाइड करके उनके पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बेस पे ही हम उस जॉब को पे करते हैं। ओके, क्लियर। चलिए अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले है कार्य विवरण तैयार करना, यानी कि हर चीज़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जॉब्स क्या क्या हैं और उन जॉब्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। उसके बाद
समस्त कार्यों से संबंधित घटकों का चयन, यानी कि जितनी भी हमारी जॉब्स हैं उनके अंदर हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है, कौन सी जॉब के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, सभी को हम उनका चयन कर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक घटक का भार निश्चित करना ताकि उसके अनुसार अंक निर्धारित किए जा सके, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक घटक का भार निश्चित करेंगे, यानी उसकी वेटेज निश्चित करेंगे कि इस जॉब के अंदर हमें ये फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई मैनेजर की जॉब के लिए आता है, ठीक है, अगर कोई मैनेजर की जॉब के लिए आ रहा है तो हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो हम एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हम वेटेज इसलिए देंगे ताकि हम उसी के हिसाब से अंक निर्धारित कर सके कि ये फैक्टर जो है हमें ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएँ, ठीक है। एजुकेशन तो नीड मस्ट है ही है, ठीक है, साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम ये घटक भी निर्धारित करेंगे कि ये ज़्यादा वेटेज का यहाँ पर घटक है, इसकी होना ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर, ओके। उसके बाद देखिए, प्रत्येक घटक को परिभाषित करना तथा एक सामान्य परिभाषा निर्धारित करना ताकि संसाधनों का उचित मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक घटक को हम इसके अंदर परिभाषित कर देंगे कि ये जो घटक है वो हमारे लिए इतना वेटेज रखता है, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है, उसकी परिभाषा निश्चित कर देंगे कि ये इतना ज़रूरी है हमें होना, अगर ये नहीं है तो ये जॉब, इस जॉब के लिए हम इसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसको परिभाषित किया जाता है ताकि हम संसाधनों का जो उचित मूल्यांकन कर सकें। उसके बाद प्रत्येक घटक को विभिन्न स्तरों में बांटना तथा प्रत्येक स्तर के लिए परिभाषा निर्धारित करना। उसके बाद जो प्रत्येक घटक है, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसी हिसाब से विभिन्न स्तरों में हम उसको बांट देते हैं कि इसके पास कितना, उस घटक की कितनी वैल्यू है, ठीक है, उस हिसाब से उनको हम बांट देंगे। और उसके बाद उसके लिए भी परिभाषा निर्धारित करेंगे कि अगर किसी के पास मान लीजिए एक्सपीरियंस की अगर हम बात कर लें, तो अगर किसी के पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो उसको हम फर्स्ट डिग्री में रखेंगे, है ना। और अगर किसी के पास 1 साल से 2 साल का है तो उसको हम सेकंड डिग्री में रखेंगे। इस तरीके से जो है विभिन्न स्तर को बांटेंगे और उसको परिभाषित भी करेंगे कि इस अगर इतना एक्सपीरियंस है तो उसको हम फर्स्ट डिग्री में, और अगर इतना एक्सपीरियंस है सेकंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में, फोर्थ, फिफ्थ में, इस तरीके से हम उसके लिए परिभाषा भी निर्धारित कर देते हैं। उसके बाद एक साधन में पाए जाने वाले विभिन्न ऋणों का सापेक्ष मूल्य अंकित करना जिससे उन्हें अंकों के रूप में स्पष्ट किया जा सके। फिर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे घटक हैं और जितनी भी हमारी डिग्रीज हैं उनके हिसाब से उनसे रिलेटेड मूल्य हम वहाँ पर अंकित कर देते हैं, ठीक है। सापेक्ष मूल्य मतलब रिलेटेड मूल्य, तो हम उनसे रिलेटेड मूल्य रिलेटेड जो है अंक वहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम उन्हें अंकों के रूप में स्पष्ट कर सकें, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं इस विधि के लाभ क्या क्या हैं। प्रत्येक स्तर पर अंक निर्धारित होने से व्यक्तिगत अभिनति का ना होना, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि हम हर जॉब की जो है डिस्क्रिप्शन निकाल के उसके घटकों के हिसाब से उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इसके अंदर हर चीज़ के लिए स्पेशल फिक्स पॉइंट्स होते हैं, तो इसके अंदर व्यक्तिगत अभिनति नहीं होती। यानी कि अगर कोई पर्सन, सेम पर्सन चाहे उस काम को करे या फिर अलग अलग पर्सन को उस काम को करे, तो उसके अंदर वहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि जो पॉइंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं वही पॉइंट मैं भी लिखूंगी और कोई दूसरा पर्सन भी उसी पॉइंट्स को लिखेगा, ओके। इस विधि में किसी भी घटक के साथ पक्षपात होना कठिन। सेम चीज़ की अगर पॉइंट्स डिसाइडेड है तो पक्षपात नहीं हो सकता, क्योंकि हर पर्सन को वही पॉइंट्स दिए जाएंगे, है ना। तो इसके अंदर कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता, अगर पक्षपात करेगा तो वहाँ पे उस चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। अधिक सही और स्पष्ट निर्णय, यहाँ पर इस मेथड में बिल्कुल सही निर्णय होता है, जो जिस लायक है उसको उतना ही पे किया जाता है। उसके बाद इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सही अंक निर्धारित करने के लिए सभी कार्यों को सही प्रकार परिभाषित करना कठिन कार्य, ठीक है। तो इसके अंदर सीमा क्या है कि हम सभी कार्यों को उनके हिसाब से परिभाषित करना बहुत मुश्किल होता है, कि अगर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या फिर उनके कार्यों के हिसाब से, घटकों के हिसाब से उनको पॉइंट्स देना, ठीक है, उनको डिवाइड करना कि फर्स्ट डिग्री के अंदर कितना रखें, सेकंड के अंदर कितना रखें, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी कठिन कार्य होते हैं, ओके। इस विधि में धन और समय की अधिक खपत होती है, तो इसके अंदर जो है वो ये खर्चीली भी है ये विधि, और इसके अंदर टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद आता है हमारा घटक तुलना विधि, यानी कि फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ओके। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, जो ये घटक तुलना विधि है ये भी हमारा लगभग पॉइंट रेटिंग मेथड की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट रेटिंग मेथड में हम पॉइंट्स देते थे,
ठीक है। हम हर कार्य को पॉइंट्स देते थे, पर हम घटक तुलना विधि के अंदर क्या करते हैं, हम इनको मनी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में यूजेन जे बेगे ने किया था। इस विधि में प्रत्येक घटक को अंक देने की बजाय मौद्रिक मूल्य प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मनी वैल्यू दे देते हैं। पॉइंट्स के बाद हम पॉइंट रेटिंग मेथड में क्या था, पहले हम पॉइंट्स डिसाइड करते थे और उसके आधार पर हम उन्हें पे करते थे। ठीक है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतने ज़्यादा पेमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मौद्रिक वैल्यू दे देते हैं। जितना उनका टोटल वेज होता है उनका वो हम पे कर देते हैं। ओके, इसमें प्रबंधक 10% कार्यों का विस्तृत अध्ययन करते हैं जो वह सभी वर्गों के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स होती है उनके सिर्फ 10% कार्यों का ही हम अध्ययन करते हैं। उनका ही डिस्क्रिप्शन निकालेंगे, उनको ही डिवाइड करेंगे फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, और जो बाकी के कार्य बचते हैं वो उन्हीं फैक्टर्स के आधार पे उनको हम मनी वैल्यू पे करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये हमारी जॉब्स हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी हो गई, एडमिन असिस्टेंट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, सभी जॉब्स हैं। ठीक है, तो इनको हम मान लीजिए आवरली रेट पे कर रहे हैं, $9 पे कर रहे हैं। 1 घंटे का हम इनको $9 पे कर रहे हैं सेक्रेटरी को। ठीक है, एडमिन असिस्टेंट को हम $11 पे कर रहे हैं, सुपरवाइजर को $15 पे कर रहे हैं, मैनेजर को हम $21 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं ये देखिए, उन्हें हम सबसे पहले स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशंस के अंदर हमने उन्हें डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम उनको मनी वैल्यू दे रहे हैं कि स्किल के लिए $4.50 है, एफर्ट के लिए $2 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए $2 है और वर्किंग कंडीशन के लिए $0.50 है। ओके, तो इस तरीके से हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं और उनका जो टोटल होता है, इनको सबको टोटल करके जो है हमारा आवरली रेट निकल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बाकी जॉब्स को भी इसके हिसाब से पे कर रखा है कि स्किल के लिए हम उन्हें कितना पे कर रहे हैं, एफर्ट के लिए हम उन्हें कितना पे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए हम हर जॉब को कितना पे कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ 10% जो हमारे वर्क कार्य होते हैं उनको हम अध्ययन करके उनके हिसाब से उनको हम ऐसे टेबल बना के उनको डिवाइड करते हैं, लेकिन जो बाकी के कार्य होते हैं उन्हें हम इसी के हिसाब से पेमेंट देते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रीशियन है तो हम उसको देखेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए मान लीजिए एफर्ट्स है, एफर्ट लगा रहा है वो। ठीक है, तो एफर्ट के लिए उसे हम $2 पे करेंगे। ठीक है, और स्किल के लिए, स्किल है उसके पास, तो स्किल के लिए हम उसे $4.50 पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो बस उसके पास यही चीज़ें हैं, तो हम उसको टोटल कितना पे करेंगे, उसको हम टोटल पे करेंगे $6.50। ठीक है, तो इस आधार पर बाकी के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का भी इस आधार पर पेमेंट की जाती है। ओके, चलिए उसके बाद इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स है इसके, सबसे पहले मुख्य कार्यों की पहचान करना, यानी कि जॉब के लिए वो 10% जो जितने भी हमारे जो जॉब कार्य हैं, मुख्य कार्य हैं, उनकी पहचान करना, मुख्य कार्यों के घटकों की पहचान करना। ठीक है, उसके बाद उसके फैक्टर्स को डिवाइड करना, जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं प्रत्येक कार्यों में उनके घटकों का स्वतंत्रता पूर्वक क्रम निर्धारित करना, फिर उनका क्रम निर्धारित करना कि हमें ज़्यादा ज़रूरी कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद उस हिसाब से उनको हमें क्रम निर्धारित करना। ओके, स्वतंत्रता पूर्वक हम जब क्रम निर्धारित करते हैं उसके बाद देखिए प्रत्येक कार्य के प्रत्येक घटक को मौद्रिक मूल्य प्रदान करना। ठीक है, जब हमने घटक को डिवाइड कर दिया, जितने भी हमारे फैक्टर्स थे उनको डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम उनको मौद्रिक मूल्य प्रदान कर देंगे। यानी कि इसके लिए हम $2 पे करें, इसके लिए हम मतलब लाइन वाइज। ठीक है, $4.50 पे कर रहे हैं, $2 पे कर रहे हैं, $3 पे कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब हम उनको मौद्रिक मूल्य प्रदान कर देते हैं। उसके बाद देखिए सभी कार्यों की तुलना मुख्य कार्यों से करना। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जितने भी बाकी के कार्य होते हैं उनको हम मुख्य कार्यों से उनकी तुलना करके उनका जो है वेज रेट निकाल लेते हैं। एक समान कार्यों को एक समान मूल्य प्रदान करना, जो एक जैसी जॉब होती है वो हम उनको क्या करते हैं, एक जैसे ही जो मौद्रिक मूल्य है वो प्रदान करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं इस विधि के। यह विधि शारीरिक, पर्यवेक्षणीय तथा कार्यालयीय कार्यों का व्यवस्थित मूल्यांकन करती है। यानी कि जितनी भी हमारी जॉब्स होती हैं उसके अंदर जैसी भी कंडीशन है, जैसी भी जॉब है, सभी का व्यवस्थित मूल्यांकन करती है, यानी कि सभी का सही मूल्यांकन करती है। यह वस्तुनिष्ठ प्रणाली है, यानी कि इसके अंदर भी व्यक्तिगत अभिनति नहीं हो सकती, कोई भी व्यक्तिगत इसके अंदर गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर जो है मौद्रिक मूल्य बिल्कुल फिक्स होते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो यहाँ पर भी कोई व्यक्तिगत अभिनति नहीं हो सकती, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ प्रणाली होती है। बड़े आकार के व्यवसाय के लिए उपयोगी। ठीक है, तो ये जो
विधि होती है ये बड़े आकार के व्यवसाय के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ 10% जॉब्स को डिफाइन करते हैं और बाकी की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको उसके आधार पर पे करते हैं, तो इसलिए ये बड़े आकार के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसमें नए कार्यों को समायोजित करना, श्रेणी अथवा वर्ग बनाना आसान है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं 10% वर्क्स को, तो इसके अंदर जितनी भी नई चीज़ें आती हैं उनको हम इजीली समायोजित एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उनके आधार पर ही उसे पे करना होता है, तो हमें उसके अंदर मुश्किल नहीं होता, उसका हमें सारी सभी जानकारी निकालना मुश्किल नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए, विभिन्न कार्यों के सापेक्ष मूल्य निर्धारण में सुविधाजनक, यानी कि जितना भी उसका रिलेटेड मूल्य है, जितना भी उस जॉब को हमें पे करना चाहिए वो निकालना इसके अंदर इजी होता है। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। इस विधि में धन और समय की अधिक खपत होती है, ठीक है, तो ये जो विधि है इसके अंदर भी हमें धन ज़्यादा लगता है और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद देखिए, विधि जटिल है तथा कर्मचारियों को समझने में मुश्किल है, ठीक है, तो ये जो विधि है ये क्या है, ये बहुत मुश्किल है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कई बार उनको ये समझ में नहीं आती। समय समय पर वेतन का स्तर बदलता रहता है, इस वजह से इसमें विसंगतियाँ उत्पन्न होती है, तो ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेतन का स्तर होता है वो बदलता रहता है, यानी कि आज जो हम वेतन कर रहे हैं, वेतन दे रहे हैं किसी भी जॉब को, ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने बाद भी वही वेतन रहे, ठीक है, या थोड़े दिन बाद भी कई बार चेंज हो जाता है, तो इसलिए जो वेतन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जो हमने एक टेबल बना रखी है, जो 10% जॉब्स को हमने डिफाइन करके जो टेबल बना रखी है वो हमारे को दोबारा बनानी पड़ती है, उसके अंदर विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो हम जॉब के हिसाब से जो हम पे कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो वेज रेट है वो चेंज हो चुके हैं, जो आज हम पे करते थे हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है वो कम हो जाए, है ना, तो इसलिए उसके अंदर क्या होता है, विसंगतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। इस विधि में मुख्य कार्यों के प्रतिनिधित्व से सभी कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जो हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकता, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ कुछ जॉब्स को डिफाइन करके उनके आधार पे करते हैं, है ना, तो हर बार ये जो चीज़ होती है सही नहीं रहती, कई बार जो जॉब्स होती हैं वो कुछ अलग से एक्स्ट्रा काम भी करती है, अलग से कुछ एफर्ट्स भी लगाती है एक्स्ट्रा भी, तो ये जो विधि है ये हमेशा उपयुक्त नहीं रहती, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियाँ हो जाती हैं। ओके, तो ये थी संख्यात्मक विधियाँ। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें, और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।